आज की कहानी एक ऐसी है जो हर मोड़ पर आपको चौंका देगी। और जब इसका क्लाइमेक्स आएगा तो आप जो सोच रहे होंगे वह पूरी तरह से गलत साबित हो सकता है। यह घटना 31 जुलाई 2019 की है। जगह है बेंगलोर का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे स्थानीय लोग केआईए भी कहते हैं। एयरपोर्ट के पीछे का हिस्सा, जो आमतौर पर सुनसान रहता है, कई लोग ट्रैफिक से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 31 जुलाई 2019 की सुबह एक व्यक्ति इस इलाके से गुजर रहा था। वहां का सन्नाटा और माहौल वैसे ही अजीब सा था। चलते चलते उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी एक महिला की लाश पर पड़ी। महिला का चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। सिर से लगातार खून बह रहा था और खून चारों ओर बिखरा हुआ था। घटना की सूचना मिलने पर तुरंत कोई व्यक्ति घबराया हुआ उस स्थान पर पहुंचा। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और इलाके की जांच शुरू की। महिला के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। इसके अलावा उसके शरीर पर कई जगह चाकू के वार के निशान भी थे। किसी ने बड़ी क्रूरता से न केवल उसका सिर कुचला, बल्कि उसे कई बार चाकू भी मारा था। मारना गया थोड़ी सी अजीब बात थी। अब पुलिस खैर लाश को ध्यान से देखती है। मरने वाली ने एक टी शर्ट पहनी हुई थी, एक जीन्स पहनी हुई थी, सैंडल थे और हाथ में टाइटन का एक वॉच था। उसके पास कोई पर्स या मोबाइल जैसी चीजें नहीं थीं जिससे उस महिला की पहचान हो सकती थी। अब बेंगलुरु पुलिस के लिए यह बड़ा मुश्किल हो गया। पहले तो यह था कि उस महिला की शिनाख्त की जाए। फिर चूंकि वह एयरपोर्ट के पास मिली थी, तो पहले यह सोचा गया कि शायद वह कोई फ्लाइट पकड़ने वाली हो। दूसरा यह था कि एयरपोर्ट का बैक साइड है और लोकल लोग इसे बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो यह भी हो सकता है कि वह बिना ट्रैफिक के निकलने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल कर रही हो। लेडी के हुलिये और बाकी चीजों से यह लग रहा था कि वह साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया की हो सकती है, लेकिन कोई ठोस क्लू नहीं था। मरने वाली का नाम, चेहरा या कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे उसकी पहचान हो सके। कातिल तो बात की बात है, पहले यह पता लगाना कि मरने वाली कौन है, यह बेंगलुरु पुलिस के लिए एक चैलेंज था। 20 लोगों की एक टीम बनाई गई, दो दो लोगों की टीम डिवाइड की गई। 10 लोग, एक तरह से 10 टीम हो गई। अब दो दो में मिलाकर 20 4 काम दिए हर टीम को। और 4 काम ये था, पहला कि लेडी ने जो जीन्स पहन रखी थी वो उस जीन्स को देख के लग रहा था कि महंगा ब्रांड है और आम जीन्स नहीं है, तो उस जीन्स के ऊपर लेबल भी था। तो एक टीम को ये काम दिया गया कि ये जीन्स कौन सी कंपनी बनाती है, कहाँ कहाँ बिकता है, कि और यह अगर पता चल जाए कि इस लेडी ने कहाँ से खरीदा है तो थोड़ा सी इसमें मदद मिल जाएगी। दूसरा, उसने एक टाइटन का खास वॉच पहन रखा था, खास मॉडल। तो दूसरी टीम को यह काम सौंपा गया कि तुम पता करो कि यह टाइटन की घड़ी कहाँ से। यह भी जांचना था कि घड़ी कब और किसने खरीदी। तीसरी टीम को यह काम सौंपा गया कि वे इस लोकेशन के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करें, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लाश यहां तक कैसे पहुंची, किस गाड़ी में लाई गई या क्या हुआ। चौथी टीम को यह जिम्मेदारी दी गई कि पहले बेंगलुरु, फिर कर्नाटक और उसके बाद आसपास के तमाम राज्यों में जांच करें, ताकि मामले से जुड़ी और जानकारी जुटाई जा सके। अगर इन कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो पूरे इंडिया में पता लगाने को कहा गया कि क्या किसी ठीक ठाक घर की महिला की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह 4 बेसिक काम पुलिस टीमों को सौंपे गए और उन्हें कहा गया कि अब पूरी लगन से इन पर काम करो। पुलिस की टीम चारों काम पर लग गई। मामला मुश्किल और पेचीदा था, लेकिन इसे सुलझाना जरूरी था। सबसे पहले पुलिस ने जब जीन्स के बारे में जांच की गई तो पता चला कि वह जिस ब्रांड की थी उसके लेबल से यह जानकारी मिली कि यह जीन्स दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बेची जाती है। जीन्स की हालत और उसकी चमक देखकर यह साफ था कि यह नई है। आगे जांच में पता चला कि जनवरी 2019 से लेकर जुलाई 2019 तक इस ब्रांड की लगभग 14,000 जीन्स इन 3 राज्यों में बेची गई थीं। अब पुलिस यहां थोड़ी उलझन में पड़ गई कि इतने बड़े आंकड़े में से इस विशेष जीन्स की सही जानकारी
कैसे निकाली जाए। यह घटना कर्नाटक, बेंगलुरु, महाराष्ट्र या दिल्ली की हो सकती है, लेकिन सटीक स्थान का पता नहीं है। खैर, कुल 14,000 जीन्स की जानकारी प्राप्त हुई। उस महिला ने जो जीन्स पहन रखी थी उसका साइज चेक किया गया तो पता चला कि उन 14,000 जीन्स में से करीब 800 जीन्स उस साइज की थीं। अब पुलिस ने उन 800 जीन्स के बारे में जांच शुरू की। उन्होंने यह पता लगाने के लिए कि वह जीन्स कहां-कहां बिकी थी और किसने खरीदी थी, उन शोरूम्स और विक्रेताओं से डिटेल्स मंगवाई। यह प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल थी। यह पूरी प्रक्रिया इस तरह से शुरू हुई कि पुलिस ने उन 800 लोगों के फोन नंबर मांगे जिन्होंने उस साइज की जीन्स खरीदी थी। पुलिस ने एक विशेष टीम बनाकर उन 800 लोगों को मैसेज भेजा जिसमें पूछा गया कि क्या उन्होंने वह जीन्स खरीदी थी। कुछ लोगों ने इसका जवाब दिया जबकि कुछ ने नहीं दिया। कई लोगों से संपर्क करने के दौरान उनके मोबाइल स्विच ऑफ मिले, जिससे पुलिस को अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर भी जीन्स से जुड़ी जांच जारी रही। दूसरी तरफ एक अलग टीम टाइटन वॉच की जांच में लगी थी। मृतका द्वारा पहनी गई टाइटन वॉच के मॉडल का पता लगाने पर मालूम हुआ कि वह मॉडल पिछले 1 साल में करीब 1,400 घड़ियों के रूप में देश भर के अलग अलग शोरूम में बिका था। इसके बाद इन घड़ियों को खरीदने वाले 1,400 लोगों के नंबर जुटाए गए। पुलिस ने इन 1,400 लोगों को फोन करना शुरू किया और उनसे जानकारी जुटाने के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए, ठीक वैसे ही जैसे जीन्स के मामले में किया गया था। हालांकि इस बार तादाद कम थी, लेकिन फिर भी 1,400 लोगों तक पहुंचना अपने आप में एक चुनौती थी। इस पूरी प्रक्रिया के तहत सभी से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने उन लोगों को मैसेज भेजा जिन्होंने उस मॉडल की टाइटन घड़ी खरीदी थी। मैसेज में पूछा गया कि क्या आपने ये घड़ी खरीदी है? अगर हां, तो आपका नाम, पता और आप कहां के रहने वाले हैं, कृपया बताएं। हालांकि कई लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया, कुछ के फोन बंद थे, लेकिन पुलिस की कोशिशें जारी रहीं। उधर एक दूसरी टीम सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही थी, लेकिन उसे भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फुटेज में एक कार तो दिखी, लेकिन दुर्भाग्य से उसका नंबर प्लेट साफ नहीं दिखाई दिया। इस वजह से इस सुराग से भी कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकी। तीसरी टीम कर्नाटक और उसके आसपास की जगहों पर जांच में लगी थी, लेकिन समस्या यह थी कि ऐसी किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं थी, इसलिए उस दिशा से भी कोई रास्ता नहीं खुला। पुलिस के सामने हर तरफ से रास्ते बंद हो रहे थे और जांच में आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इसी बीच यह मामला मीडिया में भी छा गया। मीडिया ने सवाल उठाया कि बेंगलुरु जैसे बड़े और माने जाने वाले शहर में इस तरह की घटना कैसे हो सकती है। साल 2019 की यह घटना शहर की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही थी। मीडिया के इस दबाव ने पुलिस पर केस को सुलझाने का जबरदस्त प्रेशर बना दिया। हालांकि पुलिस अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। तभी एक दिन जब पुलिस को बाकी सभी प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने तय किया कि एक बार फिर बॉडी को ध्यान से देखा जाए। अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था और बॉडी मोर्चरी में रखी हुई थी। कई बार पहली नजर में कुछ महत्वपूर्ण चीजें नजरअंदाज हो जाती हैं। इस बार पुलिस की एक सीनियर अफसरों की टीम मुर्दा घर गई। उन्होंने बॉडी को ध्यानपूर्वक जांचा, यह सोचकर कि अगर जीन्स, घड़ी या अन्य चीजों से कोई सुराग नहीं मिल रहा है तो शायद बॉडी पर ही कोई ऐसा निशान हो जो इस केस को आगे बढ़ा सके। इस बार उन्होंने देखा कि मृतका के शरीर पर गर्दन के नीचे एक टैटू बना हुआ था जिसमें एस लिखा हुआ था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि मृतका का नाम एस अक्षर से शुरू होता होगा। यह एक नया सुराग था जिससे जांच को एक नई दिशा मिल सकती थी। इसके बाद पुलिस ने उन 800 लोगों से दोबारा संपर्क किया जिन्होंने उस साइज की जीन्स खरीदी थी और उन 1,400 लोगों से भी जिन्होंने उस मॉडल की टाइटन घड़ी खरीदी थी। इस बार उन्हें अधिक जानकारी जुटाने के लिए और गहराई से पूछताछ शुरू की गई। यह पूछा गया था कि क्या यह घड़ियां या जीन्स आपके यहां से किसी एस नाम के लोगों ने खरीदी हैं? क्या आप उनकी लिस्ट दे सकते हैं? जब एस
नाम से लिस्ट मांगी गई तो 800 थे, फिर 1400 हुए और फिर वह संख्या घटकर 115 हो गई। इन एस नाम वाले 115 लोगों ने घड़ियां खरीदी थीं और करीब 200 लोगों ने जीन्स खरीदी थी। इस दौरान जब यह नाम सामने आया तो पुलिस ने जांच की कि बेंगलुरु के उस एयरपोर्ट पर जहां लाश मिली थी 31 जुलाई को कोई फ्लाइट थी और यह देखा कि किसी की फ्लाइट मिस हो गई हो और उस व्यक्ति का नाम एस से शुरू होता हो। लेकिन यहां भी कोई सफलता नहीं मिली। पता चला कि जिन लोगों ने एस नाम से टिकट बुक किए थे वे सभी फ्लाइट लेकर चले गए थे। इसलिए पुलिस को हर दिशा में निराशा का सामना करना पड़ा। दबाव बहुत ज्यादा था और पुलिस की टीम दिन रात जांच में लगी हुई थी। घड़ियों और जीन्स की जानकारी खंगाल रही थी, साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी जांची जा रही थी। पुलिस एस नाम की तमाम लड़कियों की जांच कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। जुलाई का मामला था और अब अगस्त आ चुका था। 7 दिन बीत चुके थे। 7वें दिन लाश बरामद होने के बाद अचानक बेंगलुरु पुलिस के एक कांस्टेबल को एक फोन आता है और वह अपने सीनियर अफसर को बताता है कि सर, जो लड़की मरी है उसे उसके पति ने मारा है। उनके बीच अनबन थी और कातिल वही है। उसी ने लाश को एयरपोर्ट के पास डंप किया था। कांस्टेबल ने बताया कि वह एक इलाका है और कातिल का नाम भी बताया। उसने यह भी कहा कि कातिल ने अपनी पत्नी को नीले रंग की साड़ी पहनकर मारा। अब बेंगलुरु पुलिस ने कहा, हम 7 दिन से भटक रहे हैं और अब हमें यह जानकारी मिल रही है। गुस्सा भी आया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इतनी मेहनत के बाद आखिरकार केस खुल गया है। फिर पुलिस ने तय किया कि पति को ढूंढा जाए। वे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां पता चला कि 7 दिन पहले एक महिला का मर्डर हुआ था। मुकदमा दर्ज था और उसके पति ने ही उसे मारा था। दोनों में अनबन थी और पुलिस ने राहत की सांस ली कि केस सुलझ गया। इसके बाद यह भी सामने आया कि कातिल बंगाल का रहने वाला कोलकाता का एक बंगाली था। पुलिस ने उस महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया और कांस्टेबल की वाहवाही हो गई, क्योंकि उसने बताया था कि जहां हम घूम घूम कर तफ्तीश कर रहे थे वहीं ये केस सामने आया जिसमें कातिल पति था और पत्नी की लाश एयरपोर्ट के पास फेंकी गई थी। पुलिस ने उस कांस्टेबल की निशानदेही पर कार्यवाही की, क्योंकि उसे किसी मुखबिर ने जानकारी दी थी कि वह कातिल इस जगह छुपा हुआ था। पुलिस ने वहां जाकर उसके पति को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने स्वीकार किया कि हां, उसने अपनी बीवी को मारा था। वह कहता है कि वह बहुत लड़ाई करती थी और उसका किसी और से अफेयर था। फिर पुलिस ने पूछा, अच्छा, तुमने उसे मारा तो बॉडी कहां फेंकी? और उसने बताया कि वह लोकेशन पर बॉडी दिखाएगा। अब पुलिस वालों के साथ वह कातिल रास्ता बता रहा था और वे सभी बॉडी की लोकेशन की तरफ बढ़ रहे थे। जब पुलिस उसके साथ गई तो वह आधे रास्ते तक बेंगलुरु एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में ही वह दिशा बदलता है और कहता है, इधर चलिए। वह आगे बढ़ता गया और अंततः एक सुनसान जगह पर रुककर उसने कहा, यहां पर मैंने उसे मारा था। अब पुलिस समझ गई कि वह कत्ल की बात कबूल कर चुका है, बीवी को मारने की बात स्वीकार कर रहा है और कह रहा है कि उसने यहीं पर हत्या की थी। पुलिस ने उसकी बातों के आधार पर एयरपोर्ट के पीछे से बॉडी ढूंढी, लेकिन वह नहीं मिली। फिर उसने कहा, बॉडी यहीं फेंकी थी। लेकिन जब पुलिस ने पूछा कि बॉडी कहां है तो उसने कहा, मुझे ठीक से याद नहीं है, अंधेरा था, लेकिन मैं ढूंढता हूं। थोड़ी देर बाद वह पुलिस को झाड़ियों के पास ले गया जहां एक महिला की लाश पड़ी थी। जैसे ही लाश मिली उसने कहा, यह मेरी बीवी है जिसे मैंने मारा है और यह 1 हफ्ते पहले की बात है। उसने कबूल किया और अब पुलिस ने सिर पकड़ लिया। जिस केस को उन्होंने सुलझा हुआ समझा था वह उल्टा हो गया था। लाश एयरपोर्ट के पीछे मिली थी, कातिल को पकड़ा गया था और वह कातिल दिखा रहा था कि उसने यहीं हत्या की थी, लेकिन वहां से एक और लाश मिल रही थी। फिर वह पूरी कहानी बताता है और तब पुलिस को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन उनकी इस गलती की वजह से एक और मर्डर का केस सुलझ गया और दूसरी लाश भी बरामद हो गई। इसके बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट की पुलिस ने उस कातिल को उठाकर उस पुलिस टीम के हवाले कर दिया जिसके इलाके में यह मर्डर हुआ था।
एक केस तो उन्होंने सुलझा लिया, लेकिन अब खुद को गुस्सा आ रहा था। उन्हें लगा था कि यह केस सुलझ गया, लेकिन अब यह उलटा हो गया। एक और मामला सुलझा लिया, जबकि उनका अपना केस अब भी अटका हुआ था। अब ऊपर को क्या जवाब दें? पुलिस फिर से परेशान हो गई थी और शुरुआत से फिर से जांच में जुट गई थी। इसी दौरान एक और नई कहानी सामने आती है। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। दूसरा मर्डर भी सामने आ चुका है और अब पुलिस की टीम फिर से उसी जीन्स, उसी घड़ी और उसी सीसीटीवी फुटेज पर काम कर रही है। मिसिंग सुरागों को खंगालते हुए पुलिस ने मानो शुरुआत से ही नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। 7 दिन बीत चुके थे और अब 8वें दिन से टीम ने फिर से पूरी ताकत झोंक दी। जो टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, उसके एक सीनियर अफसर को कुछ समय पहले एक चोर को पकड़ने का अनुभव था। वह चोर बेंगलुरु में पकड़ा गया था और उसने एक घर से करीब 50 लाख की ज्वेलरी चुराई थी। बाद में उसने स्वीकार किया कि चोरी के बाद वह कोलकाता भाग गया था और वहां जाकर उसने वह ज्वेलरी एक जगह पर छुपा दी थी। यह घटना जून महीने की है, जबकि यह मर्डर जुलाई में हुआ। उस समय पुलिस के सीनियर अफसर कोलकाता गए थे और उन्होंने वहां से वह सारी ज्वेलरी बरामद की थी। जब वह कोलकाता गए थे तो वहां की पुलिस ने उनकी मदद के लिए 2 पुलिसकर्मियों को तैनात किया था। उनमें से एक पुलिसकर्मी लगातार सीनियर अफसर से संपर्क में था। इसी दौरान कोलकाता में जिसने चोरी के गहने बेचे थे, उसका नाम कार्तिक था। कार्तिक फिलहाल बेंगलुरु पुलिस की हिरासत में था। कोलकाता पुलिस के एक सिपाही ने बेंगलुरु के सीनियर अफसर से कहा, साहब, इसने कोलकाता में भी कुछ और लूटपाट का सामान बेचा है और वहां कई चोरियां की हैं। आप हमें इसे कुछ दिन के लिए दे दीजिए ताकि हम इससे पूछताछ कर सकें। लेकिन बेंगलुरु के अफसर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं यार, अभी हमें इसकी जरूरत है। हम इससे बेंगलुरु की बाकी चोरियों के केस सुलझाना चाहते हैं। कोलकाता का वह कांस्टेबल बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था। वह लगातार फोन पर कहता, साहब, यह हमारे बहुत सारे केस सुलझाने में मदद कर सकता है। यह सिलसिला चलता रहा। केस के 10वें दिन यानी 10 अगस्त तक अभी भी कुछ खास सुलझा नहीं था। न जीन्स से कोई सुराग मिला, न घड़ी से और न ही सीसीटीवी फुटेज से। इस बीच एक और कातिल पकड़ा गया और दूसरा मर्डर केस भी खुल गया। बेंगलुरु पुलिस के इस केस के इंचार्ज अब बेहद परेशान बैठे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। इसी दौरान कोलकाता से उसी कांस्टेबल का फिर से फोन आ गया। बेंगलुरु के सीनियर अफसर पहले से ही टेंशन में थे। केस सुलझ नहीं रहा था और ऊपर से बार बार कार्तिक को लेकर कॉल्स आ रही थीं। उन्होंने पहले तो फोन नहीं उठाया, लेकिन जब देखा कि कांस्टेबल बार बार फोन कर रहा है तो आखिरकार कॉल उठा ली। कांस्टेबल से बात करते हुए उन्होंने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, देखो, मैं इस वक्त बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूं, परेशान हूं। हमारे पास एक मर्डर केस है जो इतने दिनों से सुलझ नहीं रहा। एक महिला का कत्ल हुआ है और अभी तक उसकी पहचान भी नहीं हो पाई है। वो लेडी बेंगलुरु की नहीं लगती, शायद नॉर्थ इंडिया की कहीं की है। तुम फिलहाल उस कार्तिक वाले केस की बात मत करो, मैं ये केस सुलझा लूं, फिर तुमसे बात करूंगा। जब वह फोन रखने ही वाले थे तो कांस्टेबल ने कहा, एक मिनट, एक मिनट रुकिए। आपने कहा कि किसी लेडी का कत्ल हुआ है और उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई। अफसर ने जवाब दिया, हाँ, अभी तक पता नहीं चल रहा, साउथ इंडियन नहीं लगती। कांस्टेबल तुरंत बोला, हमारे कोलकाता से भी एक लड़की गायब है। उसका नाम पूजा डे है। वो एक मॉडल है और इवेंट्स में काम करती है। वह कांस्टेबल आगे कहता है, वह एक आर्टिस्ट है, इवेंट मैनेजमेंट का भी काम करती है और एक ठीक ठाक मॉडल है। वह जुलाई के आखिरी हफ्ते से गायब है। 33 जुलाई को लाश मिली थी। इत्तेफाक से वह कोलकाता से बेंगलुरु गई थी। यह सुनते ही बेंगलुरु के सीनियर पुलिस अफसर के कान खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या आपने वहां मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है? कांस्टेबल ने जवाब दिया, हाँ, हमने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन वह अब तक नहीं मिली। अफसर ने कहा, मैं तुम्हें कुछ फोटो भेजता हूं, देखो और बताओ कि यह वही महिला है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट तुम्हारे पास है। कांस्टेबल ने कहा, भेजिए।
अफसर ने तस्वीरें निकालकर अपने जूनियर को बुलाया और कहा, इस पुलिस वाले के नंबर पर ये फोटो भेज दो। इसी दौरान अफसर बैठे बैठे सोच रहे थे कि शायद कोलकाता से कोई कनेक्शन मिले, लेकिन उन्हें डर भी था कि कहीं यह केस भी पहले की तरह भटकाने वाला ना निकले। एक दूसरा केस और दूसरा कातिल पहले ही इन्हें गुमराह कर चुका था। घड़ी और जीन्स की जांच के लिए बनाए गए ग्रुप के कारण एक नई जानकारी सामने आई। पुलिस को ग्रुप में एक कॉल आया जिसमें एक व्यक्ति ने दावा किया, यह घड़ी जो आपने तस्वीर में भेजी है, यह मैंने खरीदी थी। मैं दिल्ली में रहता हूं और यह घड़ी मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदी थी। इस जानकारी के बाद पुलिस अफसर ने सोचा कि यह सूचना अपने सीनियर अफसर को देनी चाहिए। वह तुरंत उनके पास पहुंचा और कहा, साहब, एक आदमी दावा कर रहा है कि उसने यह घड़ी दिल्ली में खरीदी थी। उसका नाम अली है और उसने यह घड़ी अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की थी। यह सुनकर सीनियर अफसर सोचने लगे, यह आदमी कह रहा है कि उसने घड़ी अपनी गर्लफ्रेंड को दी थी, जबकि कोलकाता से जो महिला गायब है वह तो पहले से शादीशुदा है। कहीं यह केस भी बेकार ना निकल जाए। फिर भी उन्होंने कहा, अली से फोन पर बात कराओ। जब अली से संपर्क किया गया तो अफसर ने पूछा, तुमने ये घड़ी कब खरीदी और कब दी थी? अली ने जवाब दिया, मैंने ये घड़ी जून में दिल्ली से खरीदी थी और अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की थी। अफसर ने तुरंत अगला सवाल किया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? अली ने जवाब दिया, पूजा डे। ये सुनते ही अफसर साहब कुर्सी से खड़े हो गए। कोलकाता का कांस्टेबल भी गायब महिला का नाम पूजा बता रहा था और अब अली अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भी पूजा डे बता रहा है। लेकिन एक बात उन्हें कंफ्यूज कर रही थी। कांस्टेबल कह रहा था कि वह महिला शादीशुदा थी, जबकि अली कह रहा था कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। अफसर ने सोचा, यह भी तो हो सकता है कि पूजा दो अलग अलग महिलाएं हों। जोश में आए अफसर का उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ने लगा। उन्होंने कहा, अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक फोटो भेजता हूं, देखो और बताओ कि क्या यह वही महिला है जिसे तुमने घड़ी दी थी। अब अफसर बैठकर इंतजार करने लगे। सबसे पहले कोलकाता के कांस्टेबल का मैसेज आया। उसने कहा, सर, यह वही महिला है जो कोलकाता से मिसिंग थी। थोड़ी देर बाद अली का फोन आया। उसने कहा, सर, ये वही है जो मेरी गर्लफ्रेंड है। अभी भी एक कंफ्यूजन बाकी था। अफसर ने फिर से कोलकाता के पुलिस अफसर को फोन किया और पूछा, ये बताओ, ये पूजा डे जिसे तुमने मिसिंग एक्सेप्ट किया है, क्या यह कुंवारी है या शादीशुदा? कोलकाता के अफसर ने जवाब दिया, यह शादीशुदा है। इसके पति का नाम संदीप है। दोनों की शादी 2012 में हुई थी, यानी 12 साल पहले। लेकिन पति पत्नी के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। 29 जुलाई को वह बेंगलुरु गई थी, एक मॉडलिंग असाइनमेंट के सिलसिले में। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था, तो यह भी मुमकिन है कि पति ने ही उसे ठिकाने लगाया हो। बेंगलुरु के सीनियर अफसर ने कहा, ठीक है, उसके पति पर नजर रखो, हम अपनी टीम भेज रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अली को दोबारा फोन किया। तुमने पहचान तो कर ली, लेकिन यह बताओ, ये तुम्हारी कौन है? अली ने कहा, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। अफसर ने पूछा, तुम्हें पता है कि वह शादीशुदा थी? अली ने जवाब दिया, हाँ साहब, मुझे पता है, लेकिन उसकी अपने पति के साथ बनती नहीं थी। उनके रिश्ते काफी खराब थे। पूजा डे और उसके पति के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। अगर उनका तलाक हो जाता तो अली और पूजा शादी कर सकते थे। अब पुलिस को अली पर भी शक है। पति और पत्नी के झगड़े के पीछे कारण यह हो सकता है कि पति को पूजा के अफेयर का पता चल गया था और गुस्से में उसने पूजा को मार डाला। दूसरी ओर अली चाहता था कि पूजा उससे शादी करे, लेकिन उसका पति बीच में बाधा बना हुआ था। हो सकता है अली और पूजा ने मिलकर कोई साजिश रची हो, या फिर यह भी संभव है कि अली को गुस्सा आया हो क्योंकि पूजा उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने पूजा को मार डाला। लेकिन अगर अली ने ऐसा किया होता तो वह पुलिस को यह क्यों कहता कि उसने वह घड़ी पूजा को दी थी? और खुद पुलिस को फोन करने का मतलब क्या है? यह मामला हर तरफ से उलझा हुआ था। इसके बाद पुलिस पूजा डे के माता पिता को खबर देती है और उन्हें बेंगलुरु बुलाया जाता है। जब वे बेंगलुरु आते हैं तो उन्हें मोर्चरी ले जाया जाता है।
वहां पूजा की लाश दिखाकर पहचान कराई जाती है। उसके माता पिता पुष्टि करते हैं कि यह उनकी बेटी है। अब यह साफ हो गया कि जिसकी पहचान में इतनी मशक्कत हुई वह कोलकाता की रहने वाली एक मॉडल पूजा डे थी। हालांकि यह मामला आधा ही सुलझा था। मृतक की पहचान हो गई थी, लेकिन कातिल कौन है यह अभी बाकी था। फिलहाल पुलिस के सामने दो संदिग्ध थे। पहला, पूजा का पति, क्योंकि उनके बीच रिश्ते खराब थे। दूसरा, अली, जिसका कारण यह हो सकता है कि पूजा अपने पति को छोड़कर उससे शादी नहीं कर रही थी। पूजा ने अगर अली को निपटा दिया तो कोई सबूत क्यों नहीं मिला? पुलिस इस उलझन में फंसी हुई थी। लेकिन फिर पुलिस ने कहा कि चलो, अब यह तो पता चल गया है कि मृतका पूजा है, तो उसके कॉल डिटेल्स खंगालते हैं। पूजा के मोबाइल नंबर का पता चलने के बाद पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स चेक की। कॉल डिटेल्स में पुलिस को न तो अली और न ही उसके पति के बारे में कोई संदिग्ध जानकारी मिली। हालांकि पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे। यह पता चला कि जब पूजा बेंगलुरु आई थी तो उसने सहारा होटल में चेक इन किया था। वह 29 जुलाई को बेंगलुरु पहुंची थी और उसी होटल में रुकी थी। पूजा ने वहां से ओला कैब का उपयोग किया। 31 जुलाई की सुबह 5 बजे उसकी फ्लाइट थी और उसे होटल से एयरपोर्ट जाना था। रात में उसने आखिरी बार एक ओला कैब बुक की और होटल वापस आ गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगले दिन सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए उसके मोबाइल से किसी भी ओला या अन्य कैब सर्विस के जरिए कोई गाड़ी बुक नहीं की गई। यह अजीब था, क्योंकि पिछली 2 रातों में उसने हर बार अपने मोबाइल ऐप से कैब बुक की थी और उसकी ऐप हिस्ट्री में यह सारी जानकारी सामने आ चुकी थी। लेकिन एयरपोर्ट जाने के लिए कोई कैब बुकिंग का रिकॉर्ड नहीं मिला। यह बात पुलिस के लिए बेहद चौंकाने वाली थी। आखिर पूजा एयरपोर्ट तक कैसे पहुंची? पूजा की आखिरी लोकेशन एयरपोर्ट के पास मिली तो पुलिस के लिए मामला और उलझ गया। पुलिस की टीम तुरंत होटल पहुंची और होटल का नाम और सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी। पुलिस ने होटल स्टाफ से पूछा कि पूजा सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए कौन सी कैब इस्तेमाल करती थी। होटल के स्टाफ ने बताया कि पूजा रात को ओला कैब से होटल आई थी। सीसीटीवी फुटेज में उस कैब का नंबर भी दिखा। सुबह जब वह एयरपोर्ट के लिए निकली तो वही कैब ड्राइवर आया था जो रात को उसे छोड़ने आया था और वहीं उसे एयरपोर्ट ले गया। अब बड़ा सवाल यह था कि सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए पूजा ने ओला ऐप से कोई बुकिंग क्यों नहीं की? आमतौर पर हर बार यात्रा के लिए ऐप से बुकिंग करनी होती है। यह संभव है कि ड्राइवर और पूजा के बीच सीधी बात हुई हो। कई बार ड्राइवर सस्ते किराए का ऑफर देते हैं और कहते हैं, आप ऐप से बुकिंग मत कीजिए, सीधे समय बता दीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। शायद पूजा ने ड्राइवर को बता दिया हो कि सुबह उसे एयरपोर्ट को जाना है और ड्राइवर ने कहा हो कि वह समय पर आ जाएगा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से कैब का नंबर ट्रेस किया और उस नंबर के आधार पर कैब ड्राइवर की पहचान की। पता चला कि कैब नागेश नाम के 22 साल के लड़के की थी। पुलिस ने नागेश का पता निकालकर उसके घर पर छापा मारा। नागेश घर पर आराम कर रहा था और पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। पुलिस ने नागेश को गिरफ्तार किया और 5 घंटे की पूछताछ के बाद मामला खुल गया। उसने बताया कि उसने 2 बार पूजा को अपनी गाड़ी में सफर कराया था और उसके एक भाई ने दूसरी गाड़ी खरीदी थी। लेकिन ईएमआई के पैसे चुकाने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो उसने सोचा कि क्या किया जाए, क्योंकि गाड़ी वापस चली जाएगी। पूजा के कपड़ों और बातचीत से उसे यह अंदाजा हो गया कि वह अमीर है और उसके पास अच्छी ज्वेलरी, कैश और एटीएम कार्ड में अच्छे पैसे होंगे। पूजा दिखने में भी खूबसूरत थी और नागेश की नीयत भी बदल गई। उसने तय किया कि वह पूजा को लूटेगा। 30-31 की रात को उसने पूजा से कहा कि आप ओला बुक मत करना, मैं खुद आपको लेने आ जाऊंगा। वह नहीं चाहता था कि यह रिकॉर्ड पर आए कि बुकिंग पूजा ने की थी और ड्राइवर नागेश था, इसलिए उसने यह सब चोरी छुपे किया। पूजा को भी लगा कि इस तरह कुछ पैसे बच जाएंगे और ड्राइवर भी ठीक था, इसलिए उसने उसे कहा, ले चलो। चूंकि पूजा सुबह 5 बजे एयरपोर्ट के लिए निकली थी और रात को देर से पहुंची थी, उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। कैब वाला उसे लेकर जा रहा था और रास्ते में उसने पूजा को बताया कि यहां ट्रैफिक मिलता है।
खासकर रात को इंटरनेशनल फ्लाइट्स आने के कारण सड़क जाम हो जाता है। इसलिए वह पीछे वाले रास्ते से जाएगा जहां ट्रैफिक नहीं होता। पूजा ने उस पर भरोसा किया। रास्ते में उसे हल्की नींद आने लगी और जैसे ही वह सोने लगी, नागेश को लगा कि यही मौका है। उसने गाड़ी एक जगह रोकी और गाड़ी के अंदर से एक रोड जैसी चीज निकाली। फिर पूजा से कहा कि सारे पैसे और अन्य चीजें उसे दे दें। पूजा घबराई, लेकिन उसने मुकाबला किया और बोला कि वह शोर मचाएगी। इस पर नागेश डर गया और उसके सिर पर वार कर दिया। फिर भी पूजा ने हिम्मत नहीं हारी और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर भागने लगी। नागेश उसके पीछे भागा और उसके पास चाकू था। पूरी तैयारी से आया था। उसने पूजा पर 4 बार चाकू से हमला किया और जब वह गिर पड़ी तो पास में पड़ा एक वजनी पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारा। इसके बाद नागेश ने पूजा का पर्स, शिनाख्त कार्ड और अन्य सामान लिया और वह सब कुछ अपने साथ ले गया। फिर वह एटीएम से उसके पैसे भी निकालने गया, लेकिन घड़ी वह भूल गया था। यह सब करने के बाद वह आराम से अपने घर लौट आया। जब 7-8 दिन बीत गए और उसे लगा कि अब उसका नाम सामने नहीं आएगा, तो उसने सोचा कि वह पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अंत में वह पकड़ा गया और जब पुलिस ने मामले की जांच की तो खुद पुलिस को भी हैरानी हुई कि उसने क्या क्या सोचा था। एक और संदिग्ध सामने आया जो पूजा का पति था और उसकी पत्नी के बारे में लगातार पूछताछ चल रही थी। इसके अलावा एक बॉयफ्रेंड पर भी शक था जिसे दिल्ली से बेंगलुरु लाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन असली कातिल एक गुमनाम शख्स निकला जो कुछ हजार रुपए लूटने के लिए और उसकी मंशा रेप करने की थी। इस वजह से पूजा की जान चली गई। ये थी आज की कहानी बेंगलुरु की।